अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। लगातार अहमदाबाद से अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं और इस बीच डीजीसीए ने भी कुछ अहम फैसले ले लिए हैं जिनको तत्काल लागू किया गया है। मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में भरत जी मौजूद हैं, जो आंकड़ा बढ़ा है उस पर भी बात करेंगे और डीजीसीए की नई गाइडलाइंस पर भी बात करेंगे। भरत जी, आंकड़ा जो अभी तक हमारे पास था वो 265 था, अब क्या अपडेट है? जी देखिए चंद्रकांत जी, आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे पास जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि अब आंकड़ा बढ़कर 271 के आसपास पहुंच गया है। 271 का माने ये है कि 241 लोग 242 लोग प्लेन में थे, 241 लोग उसमें से मारे गए, एक आदमी बचा। अब 241 से आंकड़ा निकलकर 271 पहुंच गया है, यानी 30 और लोग हैं जो प्लेन के अलावा मारे गए हैं। हॉस्टल में जो लोग थे, हॉस्टल का आंकड़ा जो है वो 5 या 6 आ रहा है, जबकि हॉस्टल में 50 लोग के तकरीबन मौजूद थे। और मलबे की जो है खुदाई एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है और वो डॉग्स मंगाए गए हैं जो स्निफर डॉग्स जो सूंघ लेते हैं कि मलबे के नीचे अभी कोई है कि नहीं है, वो मंगाए गए हैं। वो भी जो है अपना काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है चंद्रकांत जी कि अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। इवन पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के जो मारे गए रूपाणी जी, उनके शव की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उनके बेटे को अमेरिका से बुलाया गया, वो पहुंच गए, डीएनए टेस्ट के थ्रू जो है पहचान होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत ये आ रही है कि इतने सारे जो छत विछत शव हैं उनमें से किस शव का डीएनए टेस्ट कराया जाए, किससे सैंपलिंग कराई जाए, कौन किसका है ये मालूम नहीं चल पा रहा है। इतना विभत्स और भीषण हादसा है और इस हादसे के बाद 5 ऐसे लोग हैं जिनकी डीएनए सैंपलिंग हुई है और उनकी पहचान हो गई है कि 5 लोगों की पहचान हो चुकी है, बाकी किसी की भी पहचान नहीं हो पा रही है। अब जैसे ए की पहचान बी से कराई जाती है तो नहीं निकलते, फिर ए की पहचान अगले से कराई जाती है, फिर अगले से कराई जाती है, फिर 240 241 लोगों के साथ एक व्यक्ति के डीएनए की पहचान कराई जाती है कि कौन किससे मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तब मालूम चलता है कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटी है, तब हो पा रहा है। दूसरी बात ये कि जो डीजीसीए है, जो अथॉरिटी है जहाज़ों को उड़ाने वाली, डीजीसीए के कान पर अब थोड़ा जू रेंगा है इतने समय के बाद। और डीजीसीए ने अब ये कहा है कि जो बोइंग 787 8 के विमान हैं, जो बोइंग 787 9 के विमान हैं, या जो भी एयर इंडिया के पास जो और बड़े विमान हैं, उनको अब बिना जांच के नहीं उड़ाया जाएगा। बिना जांच मतलब तो क्या, अभी तक आप ऐसे ही उड़ा रहे थे, डग्गा मार बसों की तरह डग्गा मार विमान चला रहे थे आसमान के ऊपर। क्या कर रहा था आपका विमान मंत्री, क्या कर रहा था? उस विमान मंत्री के पास क्या काम है? क्या कोई बता सकता है इस देश में कि विमान मंत्री के पास क्या काम होता है? मैं एक सिंपल सा वर्ड पूछ रहा हूँ, विमान मंत्री के पास क्या काम होता है? विमान मंत्री को जब विमान का वी नहीं मालूम, जब उसको ये नहीं मालूम कि भाई विमान में क्या क्या टेक्निटीज़ होती हैं, कैसे उड़ता है, कैसे नीचे आता है, ब्लैक बॉक्स फ्लैग बॉक्स जो भी चीज़ें हैं, तो फिर विमान मंत्री है किस लिए? आप ये तो ज़रूर देखते हैं कि चिकित्सा मंत्री अस्पताल चला गया, बिल्कुल, अस्पताल में छापा मारा, उनने दवाएं चेक कर ली, एक्सपायरी डेट तो देख ली, एक्सपायरी डेट देख ली, उसको डॉक्टर नहीं आए तो उसको सस्पेंड कर दिया। परिवहन मंत्री रोड पे खड़ा हो गया, बस रुकवाई, देखा इसमें हवा है कि नहीं, शीशे ठीक है कि नहीं, स्पीड देख ली। दूसरे बाकी मंत्रालय, कोई खाद्य मंत्री, कोई फलाना मंत्री, कोई बिजली मंत्री, कोई, चलिए इन लोगों को तो समझ में आता है, लेकिन एविएशन मिनिस्टर जो इस देश में बनाया गया है, पहली बात तो उसको एविएशन का ये नहीं मालूम है। दूसरी बात कि वो इन विमान कंपनियों के यहाँ जाकर क्या चेक करता होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता है क्या चेक करता होगा। क्या टाटा के यहाँ जाता होगा, कहता होगा कि मिस्टर टाटा चलो अपना जहाज़ का दरवाज़ा खोलो, दिखाओ भीतर क्या है? क्या ऐसा होता होगा? बिल्कुल नहीं होता होगा। तो एक तरफ आप देखो ना, इस देश में 2 तरीके की चीज़ें चल रही हैं, एक देश में 2 देश बस रहे हैं। एक तरफ बस वाले की चेकिंग हो रही है, होनी चाहिए, एक तरफ जो है अस्पतालों में छापे मार लेते हैं लोग, मारने चाहिए। ये व्यवस्था दुरुस्त करने का एक तरीका है, डर दिखाने का एक तरीका है। लेकिन जहाँ पर अंबानी, जहाँ पर टाटा, जहाँ पर दूसरे एयरलाइंस वाले बड़े बड़े धन्ना सेठ, जिनकी गिनी चुनी एयरलाइंस ही हैं इस देश में, जिन धन्ना सेठों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की एयरलाइंस चल रही हैं, उनके यहाँ ना आपकी छापा मारने की हिम्मत है, ना उनका जहाज़ चेक करने की हिम्मत है, ना ये आपकी देखने
देखने की हिम्मत है कि भाई जहाज़ में ठीक से ऑयलिंग ग्रीसिंग सर्विसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सही समय पर सही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, आपकी हिम्मत भी नहीं है ना कि उनके यहाँ आप जाकर ये कर सको। तो अब डीजीसीए ने ये कहा है, आज डीजीसीए ने कहा है कि ये जो विमान है जिनका नाम अभी हमने आपको बताया, इन विमानों की प्रॉपर चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद ही विमान उड़ाया जाएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितना मैं फ़्लाइट्स में सफ़र किया हूँ उसके मुताबिक जब एक विमान किसी स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। उतना वो समय लिया जाता है, भले ही ये चेक करें ना करें, भले ही ये कुछ ना करें, उतनी देर विमान खड़ा रखें। लेकिन अगर कोई विमान मान लीजिए राजस्थान से दिल्ली पहुंचा है और उस विमान को दिल्ली से अब श्रीनगर के लिए उड़ान भरनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो विमान आते ही उतर जाएगा और उतरते ही उसका सब, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो अलग बात है, लेकिन अगर वही विमान दोबारा श्रीनगर जा रहा है तो फिर उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके पहिए देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं, सारा कुछ उसका होता है। लेकिन इन विमानों का जो एयर इंडिया के विमान हैं, क्या सरकार ने सिर्फ पल्ला झाड़ लिया कि हमारा एयर इंडिया का विमान हमने टाटा को बेच दिया और टाटा को बेचने के बाद अब हम ही उसमें खामी निकालेंगे तो बड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी। सौदा जो है जो इतने में किया है वो सौदे पर फ़र्क करार हो तो भाई वो तो उस पर फ़र्क पड़ेगा कि आपने हमको डब्बा कचाड़ा खचड़ा बेच दिया क्या। तो क्या इसीलिए आप चेक नहीं करते थे? क्या इसीलिए आपने वो जो नियम कानून है वो आप लागू नहीं करते थे? अब आप इस बात को कह रहे हैं कि उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये तो होना ही चाहिए। अगर एक मशीन एक जगह से, आपकी गाड़ी ही अगर एक जगह से दूसरी जगह से चलकर आपकी घर तक आती है तो अगले दिन आप निकालने से पहले उसको पोंछते हैं, धोते हैं, हवा सब देख कर जितना आप कर सकते हैं जब बतौर नागरिक पेट्रोल चेक करते हैं, मीटर में उसके मोबियल का लेवल देखते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना तो करके निकलते ही हैं। लेकिन विमान जैसी चीज़ में जहाँ पर इतना बड़ा विमान मंत्रालय आपने बना दिया, विमान का मंत्री भी है आपके पास है, और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अब भी चेत जाएं चंद्रकांत जी, अब भी चेत जाएं तो बहुत है। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी आ रही हैं कि एक मैडम है, वो ये कह रही थी कि हमारा विमान छूट गया, हमारी जान बच गई। छूटने से उनका नाम भूमि उनका नाम है, वो थोड़ा देरी से पहुंची, विमान में नहीं बैठ पाई, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी तो विमान कुछ ही सेकंड में जाकर क्रैश हो जाता है, धड़ाम की आवाज़ आती है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई, विमान में एक व्यक्ति था वो बच गया। तो एक के बाद एक अपडेट्स आ रही हैं, और अपडेट्स ये भी हैं, ये आप इधर आकर दिखा सकते हैं। एक बड़ा अपडेट ये भी है, क्योंकि मैं इन्हीं सब चीज़ों पर दिन भर से नज़र बनाए हुए हूँ। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि ईरान और इज़राइल के बीच में वॉर चल रहा है, और क्योंकि बात लंदन की फ़्लाइट की है कि जो लंदन की फ़्लाइट जो जा रही थी वही क्रैश हुई है। तो अब मसला ये हो गया है कि यहाँ पर इस जगह पर यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन वाला जो है वॉर जोन बिल्कुल खाली है। इराक और इराक ईरान, ये देखिए इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इन जगहों पर जो है पूरा एयर स्पेस खाली है। बाहर से विमान निकल रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ से विमान नहीं जा रहे हैं। जो यूरोप जा रहे हैं विमान, वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, ये इंडिया का एयर स्पेस है, ये भारत देश है, और यहाँ से जो विमान जा रहे हैं वो विमान बगल से, कतर के बगल से, सीरिया के बगल से, इजराइल के बगल से होते हुए यहाँ से जो सुएज नहर है, वहाँ के सुएज नहर के ऊपर से, यहाँ पर देखिए ये इजराइल के जस्ट बगल में आपको वो नहर दिखाई देगी, ये रही। इस नहर के ऊपर से ये देखिए ट्रैफिक यहाँ से होता हुआ निकल रहा है, जा रहा है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, और जो भी घट रहा है, उल्टा चश्मा यूसी आपको बताता रहेगा क्या क्या और बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं गुजरात में, क्या क्या और चीज़ें आ रही हैं, कितने शव और बरामद किए गए, क्या है एक्चुअल टोल, कितने लोग और मारे गए हैं, ये कहना अभी तो बड़ा इम्पॉसिबल जैसा दिखाई देता है। जिस तरीके से एक के बाद संख्या बढ़ती चली जा रही है, कहाँ ये लग रहा था कि भाई 241-45 पर जो है रुक जाएंगी, लेकिन आज आश्चर्य तब हुआ जब आंकड़ा बढ़कर 271, कोई 70 चला रहा है, कोई 71 चला रहा है, और अभी भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्लेन कहते हैं कि जब प्लेन गिरा
उस हॉस्टल पर, उस हॉस्पिटल के छत के ऊपर जब प्लेन गिरा, 2-3 बिल्डिंग तो ऐसे ही जल गई। उन बिल्डिंग्स के आसपास जो तीमारदार टाइप के लोग और जो सफाई कर्मी टाइप के लोग और जो लोग वहाँ पर आराम कर रहे थे, सुस्ता रहे थे, कर्मचारी थे, उन लोगों की भी मौतें हुई हैं। और क्या 50-60 लोग जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे चंद्रकांत जी उस समय, वो डॉक्टर्स, वो ट्रेनी डॉक्टर्स, क्या वो सही सलामत हैं? अभी उसकी भी कोई सही खबर निकल कर नहीं आ रही है। कि ये कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर की पत्नी है, उनकी मौत हुई है, डॉक्टर की मौत हुई है। 5 शव जो हैं डॉक्टर्स के बताए जा रहे हैं कि हैं। अभी और कितने बढ़ते हैं वो देखने वाली बात होगी। जांच एजेंसियां वहां पहुंच चुकी हैं, एनआईए जैसी जांच एजेंसियां, वो उस पर भी जांच कर रही हैं कि कहीं इसमें कोई विदेशी साजिश या कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। और डीजीसीए अपनी अलग जांच करा ही रहा है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उसके भीतर क्या कम्युनिकेशन निकल कर आता है, क्या पायलट को लगता है, पायलट ने क्या क्या कहा है, वो आना अभी बाकी है। और डीएनए जांच बहुत बड़ी डील है कि भाई डीएनए जांच कैसे इतने सारे लोगों की करेंगे, कैसे मैच कराएंगे। तो बिल्कुल लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। और जैसा कि भरत जी ने कहा कि डीएनए सैंपलिंग एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी डील है, बड़ा मुश्किल टास्क भी है, उस पर काम किया जा रहा है। मौतों का आंकड़ा अब ना बढ़े, हम यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं हम आपको लगातार बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।